नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय ड्रोन कंपनी गरुड़ा एरोस्पेस को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय सेना ने ड्रोन निर्माता गरुड़ एरोस्पेस की तकनीकी टीम को सुरक्षा की जरूरतों के लिए ड्रोन को संशोधित करने के लिए कहा है, क्योंकि सेना अब काफी एडवांस ड्रोन चाहती है और इसी को ध्यान में रखते हुए सेना ने गरुड़ एरोस्पेस की एक टेक्निकल टीम को आमंत्रित किया है। इस बारे में खुद गरुड़ा एरोस्पेस के संस्थापक ने कहा कि भारतीय सेना का समर्थन करने के लिए वे अलग अलग तरीके के ड्रोन्स को तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा वे रणनीतिक और सामरिक संचालन के लिए कई तरीके के ड्रोन्स भी तैयार कर रहे हैं। दोस्तों आगे वो बताते हैं कि सेना ने आधुनिक ड्रोन में ड्रोन का अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गरुड़ एरोस्पेस की विशेषज्ञता और तकनीकी ज्ञान का उपयोग करने के लिए अपनी गहरी रुचि भी व्यक्त की है। इसके अलावा डिमाइनिंग, जो कि एक खतरनाक ऑपरेशन होता है, और सेना इस प्रक्रिया की गति, लागत और प्राथमिकता और प्रभाविकता में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कंपनी ने कहा कि सेना का इरादा दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में ड्रोन के उपयोग को आगे बढ़ाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठित आपराधिक नेटवर्क का पता लगाने, उन्हें रोकने और बाधित करने के लिए विशेष मिशनों की प्रभावशीलता बढ़ाने का है। दोस्तों अगली खबर एलएसी से आ रही है। दोस्तों चीन की सटी सीमा से मात्र 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के औली में अक्टूबर में होने वाली भारत और अमेरिका की मिलिट्री ड्रिल से ड्रैगन काफी चिंतित हो गया है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास को लेकर अब चीन ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि ऐसा करना सीमा विवाद के द्विपक्षीय मामले में दखल देने जैसा होगा। चीन ने कहा कि अगर एलएसी पर किसी भी तरीके की मिलिट्री डील की गई तो वो भारत और बीजिंग के बीच जो समझौते हुए हैं उनका उल्लंघन होगा। दोस्तों बता दें कि भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक दोनों देशों की सीमा पर कोई मिलिट्री डील्स नहीं की जा सकती। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन की सीमा पर किसी भी तीसरे पक्ष की दखल को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों इस एक्सरसाइज को लेकर कहा जा रहा है कि अक्टूबर में भारत और अमेरिका उत्तराखंड के औली में संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं और ये भारत और अमेरिका का 18वां सैन्य अभ्यास होगा। इसके अलावा दोस्तों चाइना कह रहा है कि चीन भारत का सीमा मुद्दा दोनों देशों के बीच का मसला है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने सभी स्तर पर प्रभावी संवाद कायम रखा है और द्विपक्षीय संवाद के माध्यम से हालात से सही से निपटने पर सहमत हुए। इसके अलावा दोस्तों चीन के रक्षा मंत्रालय के हवाले से भी कहा गया है कि चीन और भारत द्वारा 1993 और 1996 में किए गए संबंधित समझौते की रोशनी में किसी भी पक्ष को एलएसी के पास के क्षेत्र में दूसरे के खिलाफ सैन्य अभ्यास करने की अनुमति नहीं है। यानी कि चीन पूरी तरीके से बौखला गया है और उसको अब ये लग रहा है कि कल को अगर युद्ध होता है तो अमेरिका भारत के साथ मैदान में उतर जाएगा। दोस्तों अगली खबर भारतीय सेना के क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है। दोस्तों भारत अब दुनिया के एलिट क्लब में शामिल हो चुका है। दरअसल दोस्तों भारतीय सैनिकों के पास हाई एंड सुरक्षित रक्षा प्रणाली के साथ स्वदेशी और अधिक उन्नत क्वांटम संचार तकनीक होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी ने एक एडवांस सिक्योर्ड कम्युनिकेशन थ्रू क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि QKD को विकसित किया है और रक्षा मंत्रालय ने सफल परीक्षणों के बाद इसको हरी झंडी दे दी है और अब इसका पूरी तरीके से विकास शुरू हो जाएगा। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसमें चीन, अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देश आगे हैं और अब भारत भी इसी एलिट क्लास में शामिल हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि QKD गैर हैक करने योग्य क्वांटम चैनल बनाने में मदद करता है, जो कि गैर हैक करने योग्य इंक्रिप्शन कुंजी बनाने के लिए है, जो महत्वपूर्ण डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों अगली खबर भारत और जापान को लेकर आ रही है। भारत और जापान के बीच जल्द ही 2+2 वार्ता होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक वार्ता टोक्यो में आयोजित होगी। वार्ता में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले महीने टोक्यो जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति सहित अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही कहा जा रहा है कि 2+2 वार्ता 8 सितंबर को आयोजित की जा सकती है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल भारतीय वायुसेना ने 6000 स्वदेशी रूप से तैयार किए गए मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लाज नेट्स को खरीदा है, जिसे कि भारतीय कंपनी पॉलीकोटर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। बता दें कि ये जो नेट्स हैं यानी कि ये जो जाल हैं, जो कैमोफ्लाज वाले हैं, वो भारतीय वायुसेना की जो इंस्टॉलेशन है उन्हें एनहांस कैमोफ्लाज मुहैया कराएंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनी एवेंटल लिमिटेड को 11.28 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है, जिसके तहत वो भारतीय नौसेना को सेटकॉम उपकरण जो है उनकी आपूर्ति करेगी। दोस्तों अगली खबर AMC को लेकर आ रही है। दोस्तों DRDO की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक टेंडर जारी किया है, जिसके तहत AMCA के लिए एक नया न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल फिल्ट्रेशन सिस्टम तैयार किया जाएगा। साथ ही इसका इंटीग्रेशन और सप्लाई भी की जाएगी। बता दें कि ये जो NBC फिल्टर सिस्टम है इसे 12 महीनों में तैयार किया जाना होगा और इस NBC फिल्ट्रेशन सिस्टम को एयरक्राफ्ट के ऑनबोर्ड में इंस्टॉल किया जाएगा। इसका इस्तेमाल कंटेमिनेटेड एयर में प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय नौसेना को लेकर। दरअसल भारतीय नौसेना के वाइस चीफ ने कहा कि
भारत में अब एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने को लेकर इकोसिस्टम तैयार हो चुका है और भारतीय नौसेना भी दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत के लिए तैयार है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत को उसकी लॉन्चिंग के तुरंत बाद तैनात कर दिया जाएगा। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत से जो फिक्स्ड विंग फ्लाइंग ट्रायल्स होंगे वो नवंबर 2022 से शुरू हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सबसे अच्छा विकल्प भारत का स्वदेशी TEDBF होगा। अगली खबर दोस्तों बोइंग से आ रही है। दरअसल बोइंग ने कल दिल्ली में एक मीटिंग आयोजित की थी जिसमें उन्होंने भारत को अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की पेशकश की। उन्होंने कहा कि FA-18 ब्लॉक 3 भारतीय नौसेना की सभी जरूरतों को पूरा करता है। साथ ही बोइंग ने ये कहा कि अगर भारत FA-18 ब्लॉक 3 को चुनता है तो उसके साथ इस फाइटर जेट के साथ भारत को 160 किलोमीटर रेंज वाली AIM 120D एयर टू एयर मिसाइल और AIM 9X क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल भी देंगे। यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस फाइटर जेट में भारत निर्मित एयर टू एयर और एंटी शिप मिसाइलें भी लगाई जा सकती है। बोइंग ने कहा कि अगर इस सौदा इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत होता है तो 27 FA-18 बोइंग फास्ट ट्रैक के माध्यम से भारत को सौंप देगा, जहां ये दूसरे देशों के लिए 36 महीनों की समय सीमा होती है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। दोस्तों डायनेमेटिक टेक्नोलॉजी को 2021 में बोइंग की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था उनके नए F-15EX फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग असेंबली के लिए। बता दें कि अब डायनेमेटिक टेक्नोलॉजी ने एरोस्ट्रक्चर असेंबली की डिलीवरी शुरू कर दी है, जिसे उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बेंगलुरु से डिलीवर किया है। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि अगर भारत 114 MRFA डील के तहत F-15EX को चुनता है तो बोइंग भारत में F-15EX को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में बनाएगा और इसके लिए वो भारत की कई कंपनियों के साथ टाई अप भी करेगा। इसके अलावा कई कंपनियां इस फाइटर जेट के कंपोनेंट्स और उपकरणों की भी सप्लाई करेगी। दोस्तों अगली खबर UNSC से आ रही है। पहली बार दोस्तों भारत ने रूस का विरोध किया है। दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर मतदान के दौरान रशिया के खिलाफ पहली बार मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस दौरान वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। दरअसल रूस की सेना ने फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद से यूक्रेन के मामले पर भारत ने पहली बार रूस के खिलाफ मतदान किया। दोस्तों अभी तक भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के मामले से बचता रहा है, जिससे कि अमेरिका समेत पश्चिमी देश नाखुश हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रशिया पर कड़े आर्थिक और अन्य प्रतिबंध लगाए हैं। भारत ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले की निंदा नहीं की है। हालांकि भारत ने रूस और यूक्रेन को कूटनीतिक और वार्ता के माध्यम से वापस लौटने की बात कई बार कही और दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त करने के सभी कूटनीतिक प्रयासों के सहयोग को भी व्यक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा ने यूक्रेन में संघर्ष की शुरुआत के 6 महीनों बाद सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर और बाहर रचनात्मक रूप से काम करना सामूहिक हित में है ताकि जल्द से जल्द युद्ध का समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि हम फिर से कहना चाहेंगे कि वैश्विक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और क्षेत्रीय अखंडता और राज्यों की संप्रभुता के सम्मान पर टिकी हुई है। दोस्तों अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दोस्तों पाकिस्तान ने 9 मार्च को दुर्घटनावश मिसाइल के दागे जाने और उसके पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरने की घटना पर भारत की कार्रवाई को पूरी तरीके से असंतोषजनक और अधूरी और अपर्याप्त बताते हुए खारिज कर दिया है और इस मामले में संयुक्त जांच की मांग की है। दरअसल भारत ने एक्शन लेते हुए भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था। भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने इस घटना की जांच में पाया कि 3 अधिकारियों ने मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिसके चलते दुर्घटनावश मिसाइल प्रक्षेपित हुई और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गिरी। इसे लेकर पाकिस्तान ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। दोस्तों वहीं पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान इस अत्यधिक और गैर जिम्मेदाराना मामले को भारत द्वारा कथित रूप से बंद किए जाने को सिरे से खारिज करता है और फिर से संयुक्त जांच की मांग को दोहराता है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान यहाँ पर संयुक्त जांच की मांग कर रहा है, जिसका मतलब ये साफ है कि वो ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी को जानना चाहता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के सारे एयर डिफेंस फेल हो गए थे इस दौरान जब ब्रह्मोस मिसाइल उनके क्षेत्र में जाके। ऐसे में अगर संयुक्त जांच में पूरा डेटा भारत शेयर करता है तो बहुत बड़ी दिक्कत भारत के लिए हो सकती है और यही वजह है कि भारत संयुक्त जांच के लिए कभी आगे नहीं जाएगा। बहरहाल आपको क्या लगता है इसमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर भारतीय सेना की तरफ से आ रही है। दरअसल भारतीय सेना के जवानों ने रक्तदान करके पाकिस्तानी आतंकी तबारक हुसैन की जान बचाई है। आतंकी हुसैन को सुरक्षा बल के जवानों ने जम्मू क्षेत्र के पास नियंत्रण रेखा पर गिरफ्तार किया था, जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली जिले के सबजोत गांव का रहने वाला है। हालांकि दोस्तों भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तानी आतंकी के लिए रक्तदान करके मानवता की मिसाल कायम की है। दरअसल भारतीय सेना के जवानों ने इसकी जान इसलिए भी बचाई है ताकि इससे और ज्यादा जो राज है वो खुल सके, क्योंकि दोस्तों पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी तबारक हुसैन ने ये कहा है कि मुझे 3 से 4 अन्य आतंकवादियों के साथ यहाँ भेजा गया था। हमें पाकिस्तानी कर्नल यूनुस चौधरी ने नियंत्रण रेखा पार करने के बाद भारतीय सैनिकों पर फिदायनी हमले को अंजाम देने के लिए पैसे दिए थे। इसके साथ ही उसने बताया कि वो इससे पहले 2016 में भी यहाँ आया था, लेकिन सेना के जवानों पर हमला करने में वो असफल रहा।
हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस आतंकी के घाव उभरने में अभी कई हफ्ते लग सकते हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।